बीएड सेकेंड ईयर में हम एजुकेशनल मैनेजमेंट क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का निर्माण, ये हमारा थर्ड पेपर है जिसमें फर्स्ट यूनिट हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में कल हमने शैक्षिक प्रशासन टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा टॉपिक है प्रबंधन। प्रबंधन क्या होता है? मैनेजमेंट, इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत क्या आता है कि किसी भी चीज, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए एक तैयारी की जाती है, प्रबंधन किया जाता है। तभी हम यदि उसको मैनेजमेंट के द्वारा प्रबंधन करके यदि हम उस कार्य को करते हैं तो हम उसमें पूरी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम की तैयारी हमें करनी है। यदि हम पहले से प्लानिंग कर लेते हैं, पहले से प्लानिंग कर लेते हैं कि कल सुबह मेरा पेपर है, ठीक है, सुबह मुझे इतने बजे उठना है, फिर उठ के मुझे ये दैनिक दिनचर्या के कार्य पूरे करने हैं, फिर मुझे इतने बजे रिवीजन करना है, फिर उसके बाद में मुझे स्कूल जाना है पेपर देने के लिए। फिर स्कूल किस से जाना है, कौन से साधन से मुझे स्कूल जाना है, कितने बजे मुझे पहुंचना है और फिर मुझे पेपर देना है। एक एग्जाम्पल मान लीजिए, तो क्या होगा, हमारा शेड्यूल फिक्स होगा। हम अपना शेड्यूल पहले से फिक्स कर लेंगे तो हम सही टाइम पर स्कूल पहुंचेंगे और अच्छे से हमारा पेपर दे सकते हैं। उसी दिशा में यदि कल हमारा पेपर है, हमने कोई तैयारी नहीं की है कि हम कब उठ रहे हैं सुबह, हमें कब उठना है, कब नाश्ता करना है, किससे हमें स्कूल तक पहुंचना है, किस साधन से, कितने बजे हमारा पेपर स्टार्ट होगा, इसकी हमने कोई तैयारी नहीं की है, तो क्या प्रॉपर तरीके से वो कार्य पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हम थोड़ा सा लेट उठ रहे हैं क्योंकि हमने कोई टाइम शेड्यूल फिक्स नहीं किया है, हमने कोई प्लानिंग नहीं की है। फिर हम तैयार हो रहे हैं, 9 बजे पेपर है, 8 बजे हम तैयार हो रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं कि मैं बस से जाऊं कि मैं बाइक से जाऊं, फिर उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट हो रहा है ना सोचने में, क्योंकि हमने पहले से सोच समझकर प्लानिंग नहीं कर रखी है। फिर हम दौड़ते दौड़ते स्कूल पहुंच रहे हैं, पेपर बढ़ चुके हैं क्लास में, फिर हम लेट हो रहे हैं। तो किसी भी कार्य को पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से सफल बनाने के लिए, उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए पहले क्या की जाती है, उसकी तैयारी की जाती है। तो प्रबंधन क्या होता है? हेरोल्ड किट्स के अनुसार उन्होंने परिभाषा दी है कि औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। ये हमने एग्जाम्पल दिया था, वो था कि हम अपने लिए पूरी एक तैयारी करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से कई लोगों से मिलकर कोई कार्य करवाना होता है, उसके लिए जो प्लानिंग की जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रबंधन कहते हैं। तो औपचारिक रूप से संगठित समूह में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही क्या होती है? प्रबंधन होती है। तो प्रबंधन क्या है कि दूसरे व्यक्तियों से मिलकर कार्य करवाने की कला को क्या कहा जाता है? प्रबंधन कहा जाता है। प्रबंधन में जैसा कि हमने बताया उस हिसाब से देखें तो प्रबंधन में ना तो कोई वर्तमान में प्लानिंग होती है कि हम उस टाइम पे नहीं सोचते हैं उस कार्य को करने के लिए, या कि कौन सा कार्य किस व्यक्ति से करवाना है, किस प्रकार से कार्य करना है। तो प्रबंधन में प्लानिंग है वो ना तो फ्यूचर में होती है और ना ही वर्तमान में होती है, वह पूरी तैयारी की जाती है पहले से। तो वर्तमान मैनेजमेंट में पूर्व निर्धारित प्रोग्राम होता है, न कि वर्तमान में सोचेंगे और न कि फ्यूचर में सोचेंगे। पूर्व निर्धारित होता है, पहले से ही पूरी तैयारी की जाती है, पूरा प्रोग्राम तय किया जाता है कि कौन कौन व्यक्ति इसमें काम करेंगे, किन किन संसाधनों का यूज किया जाएगा, किस प्रकार से, कितने समय में, कौन से उद्देश्य को पूरा करने के लिए, कि ये सारी जो बातें हैं वह पहले ही सोची समझी जाती हैं और तैयारी की जाती है, प्रोग्राम तैयार किया
जाता है। तो मैनेजमेंट में क्या होता है, प्रबंधन में क्या होता है कि ना तो वर्तमान में होती है और ना ही फ्यूचर में होता है कि हाँ बाद में सोचेंगे, ऐसा नहीं होता है। प्रबंधन में पूर्व निर्धारित पूरी योजना तैयार की जाती है कि योजना पूर्व निर्धारित होती है, पहले से पूरी योजना तैयार की जाती है, कितने लोग कार्य करेंगे, किन किन संसाधनों का यूज किया जाएगा, कौन से उद्देश्य को हमें पूरा करना है और कितने समय में करना है, ये सारी चीजें जो है वो पहले ही सोचकर योजना बनाई जाती है। उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने की कला मैनेजमेंट होती है, प्रबंधन होता है। सीमित साधनों को किस प्रकार से, जैसा कि अभी हमने बताया कि किन संसाधनों के द्वारा हम उद्देश्यों को पूरा करेंगे, हम हमारे कार्यों को पूरा करेंगे। तो सीमित साधनों को किस प्रकार सुचारू रूप से उपयोग में ले सकते हैं तथा किसी भी कार्य को दक्षता से तथा प्रभावी ढंग से पूरा करवाना ही प्रबंधन होता है। कि सीमित साधनों को किस प्रकार से सुचारू ढंग से प्रयोग में लाया जाएगा, किसी कार्य को दक्षता तथा प्रभावी ढंग से किस प्रकार से पूरा किया जाता है, वह ही प्रबंधन कहलाता है। प्रबंधन का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, नियोजित करना तथा नियंत्रित करना होता है। प्रबंधन क्या होता है, प्रबंधन का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, कि पहले से ही सोचकर प्लानिंग की जाती है, योजना बनाई जाती है, तो पूर्वानुमान लगाया जाता है, नियोजित किया जाता है, योजना बनाई जाती है कि कौन क्या कार्य करेगा, किस संसाधनों का यूज किया जाएगा, किस प्रकार से कार्य किया जाएगा, कितने समय में किया जाएगा, तो नियोजित किया जाता है। और नियंत्रित होता है, नियंत्रित क्योंकि वह पूर्व निर्धारित है, पहले से ही योजना बना ली गई है, तो वह नियंत्रित ही हुआ कि इतने ही लोग इस कार्य को पूरा करेंगे, इतने ही समय में करेंगे और इतने संसाधनों का यूज करके करेंगे और ये कार्य करेंगे। तो नियंत्रित परिस्थिति में नियंत्रित ही हुआ ना, वो योजना नियंत्रित है कि इस तरीके से ये योजना पूरी की जाएगी। तो प्रबंधन में क्या होता है, पूर्वानुमान होता है, नियोजन होता है और नियंत्रित होता है। शैक्षिक प्रबंधन क्या है, यह है प्रबंधन, ठीक है। प्रबंधन है शैक्षिक प्रबंधन। शैक्षिक प्रबंधन प्रोफेसर एलन ने एक परिभाषा दी है कि शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधक को करना पड़ता है। क्या बताया गया है कि शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधक को करना पड़ता है। प्रबंधक को करना पड़ता है कि किस प्रकार से कौन से उद्देश्यों की पूरा हमको करना है, कितने वहां पर लोग काम करेंगे, कितने समय में कितना काम पूरा किया जाएगा, वह कार्य कौन करता है, जो ये सब करता है वो क्या कहलाता है, प्रबंधक। तो शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधक के द्वारा किया जाता है या प्रबंधक को करना पड़ता है। शैक्षिक प्रबंधन एक कला है जिसमें कई कार्य सम्मिलित होते हैं, जैसे नीति निर्धारण का कार्य, नीति निर्धारण किया जाता है कि किस प्रकार से कार्य किया जाएगा, कार्य का समन्वय, आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, नीति क्रियान्वयन, जो नीति निर्धारित की गई है उसको क्रियान्वित करना, नीति निर्धारण किया जाता है, कार्यों का समन्वय किया जाता है और नीति क्रियान्वित की जाती है। संगठन तथा व्यक्ति या समूह के कार्य को मिलाने की प्रक्रिया क्या होता है, व्यक्ति या समूह के कार्यों को मिलाने की प्रक्रिया, कि सब लोग आपस में मिलकर कि किसका कौन सा कार्य है, सारे कार्यों को मिलाकर, क्योंकि जो योजना बनाई जाती है वो किसी एक व्यक्ति के लिए तो नहीं बनाई जाती है। प्रबंधन जब किया जाता है तो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता है, उसमें ये होता है कि भाई ये हमारा उद्देश्य है, इसमें कितने व्यक्ति मिलकर कार्य करेंगे, कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा, तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कार्य करेंगे, तो सभी व्यक्तियों के कार्यों को मिलाना, तभी तो वह योजना पूरी होगी। किसी एक व्यक्ति के लिए तो पूरी योजना नहीं बनी है, उस योजना को पूरा करना है,
हमको शिक्षा देनी है, ठीक है, कोई स्कूल है, विद्यालय है, कॉलेज है, हमको शिक्षा देनी है, तो क्या एक ही व्यक्ति पूरे दिन वहाँ काम करेगा? नहीं करेगा, कई व्यक्ति मिलकर वहाँ पर काम करेंगे, कई टीचर स्टाफ होगा वहाँ पर, दूसरे कर्मचारी भी होंगे काम करने वाले, तो कई लोग मिलकर कार्य करेंगे ना, तो सभी व्यक्तियों के कार्य को मिला कि सबका जो कार्य, सब लोग मिलकर कार्य करेंगे, उन सारे जो भी कार्य हैं वो सब मिलकर जब होगा तभी वह उद्देश्य पूरा हो पाएगा। साफ सफाई वाले भी वहाँ चाहिए होते हैं, क्लासरूम साफ करने वाला भी चाहिए, लेक्चर लेने वाला भी चाहिए, और हर सब्जेक्ट हर टीचर अलग अलग पढ़ाएगा, तो कई जने मिलकर वहाँ पर कार्य करेंगे। तो क्या होता है, नीति निर्धारित की जाती है, कार्यों में समन्वय किया जाता है, नीति क्रियान्वित की जाती है कि जो हमने निर्धारित किया है उसको क्रियान्वित करना है, तथा जो समूह में जो व्यक्ति कार्य करेंगे उनका आपस में अलग अलग व्यक्ति हैं या कई ग्रुप मिलाकर, जैसे कई बार ये देखा जाता है कि कोई होती है संस्था या कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है कि जहाँ पर 3-4 ग्रुप एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो उन सबका आपस में मिलान किया जाता है, तो वह क्या होता है, प्रबंधन होता है। तो प्रबंधन की विशेषता, तो ये तो सबको समझ में आ गया कि प्रबंधन है वो प्रेजेंट में नहीं होता है, प्रबंधन प्रेजेंट में नहीं होता है और ना ही फ्यूचर में होता है, वह पूर्व निर्धारित योजना होती है। तो शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं क्या क्या होंगी? एक तो यह अमूर्त होता है, दिखाई नहीं देता है, कुछ दिखाई देता है प्रबंधन की कोई शेप है, कोई कलर है, ऐसा कुछ नहीं होता है, अमूर्त होता है। तो प्रबंधन अमूर्त होता है, ये दिखाई नहीं देता है। समूह संज्ञा होती है, समूह में होता है ना, एक व्यक्ति प्रबंधन में नहीं होता है, कई एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, तो समूह संज्ञा होती है, समूह में होते हैं व्यक्ति। समन्वय की व्यवस्था, समन्वयकारी व्यवस्था होगी तभी वह योजना पूरी हो पाएगी, तथा सामूहिक भावना द्वारा सफल होता है। अगर व्यक्तियों में सामूहिक भावना नहीं होगी, सद्भावना नहीं होगी, सहयोग की भावना नहीं होगी, तो क्या वह योजना पूरी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो प्रबंधन क्या है? प्रबंधन के अंदर समन्वय की भावना होनी चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए, सहयोग की भावना उसमें होती है। प्रबंधन है वह कला भी है और विज्ञान भी है, कला भी है और विज्ञान भी है। कला में क्या आता है? कला में आता है सृजनात्मकता, रोचकता, कल्पना शक्ति, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है? कला के अंतर्गत आती है। तो सृजनात्मकता होती है, सृजन किया जाता है, ठीक है। कल्पना होती है, क्योंकि हम फ्यूचर के लिए कल्पना ही करते हैं कि इस कार्य को इस ढंग से पूरा करना है, तो सृजनात्मकता होगी, कल्पना होगी, रोचकता होगी कि इस कार्य को इस ढंग से पूरा किया जाएगा, किस तरीके से ये सारे कार्य किए जाएंगे, तो रोचकता होगी। तो क्या हो गया? प्रबंधन एक तरह की कला होगी। दूसरा हमने क्या बताया? प्रबंधन क्या होता है? विज्ञान भी होता है। तो प्रबंधन विज्ञान भी होता है, क्योंकि विज्ञान में क्या होता है? तथ्य होते हैं, तो प्रबंधन में तथ्य होते हैं। प्रमाणित होता है, तो प्रमाणित भी होता है क्योंकि योजना पूरी होती है, उसमें मूल्यांकन भी होता है। तो प्रबंधन में मूल्यांकन भी होता है, जब योजना पूरी होती है तो मूल्यांकन किया जाता है। तो एक कला भी है और विज्ञान भी है। विज्ञान में भी क्या होता है कि पहले हम पूर्वानुमान लगाते हैं, फिर तथ्यों का संकलन किया जाता है, फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इसी प्रकार से प्रबंधन में होता है। तो प्रबंधन एक कला भी है और विज्ञान भी है। प्रबंधन मानवीय तथा भौतिक संसाधन शामिल होते हैं। प्रबंधन में क्या होता है? मानवीय तथा भौतिक संसाधन, क्योंकि अकेले भौतिक संसाधनों के द्वारा प्रबंधन नहीं होता है और अकेले लोगों के मानवीय के द्वारा भी नहीं होता है, अकेले व्यक्तियों के द्वारा भी नहीं होता है। जैसा कि हमने अभी बताया कि शैक्षिक प्रबंधन, तो उसमें क्या केवल
टीचर्स ही होंगे या कर्मचारी होंगे, नहीं, भौतिक संसाधन भी होंगे। किसी भी प्रबंधन में देख लो, चाहे आप व्यवसायिक प्रबंधन में देख लो, चाहे शैक्षिक प्रबंधन में देख लो, तो वहां पर बैठने की व्यवस्था भी होगी, उसके बारे में भी सोचा जाएगा। स्टूडेंट्स कहाँ बैठेंगे, स्टाफ रूम कहाँ होगा, पानी की व्यवस्था कहाँ होगी, चौक भी होगा, डस्टर भी होगा, लाइट पंखे भी होंगे, फर्नीचर भी होगा। तो ये सारे किसमें आते हैं, भौतिक संसाधन के अंतर्गत। तो जब प्रबंधन, जब योजना तैयार की जाती है, जो प्रबंधन होता है, तो जब योजना तैयार की जाती है तो उस योजना के अंदर मानवीय तथा भौतिक संसाधन दोनों के बारे में प्लानिंग की जाती है। दोनों के बारे में की जाएगी, कहाँ पर बैठेंगे, किस प्रकार से व्यवस्था होगी। तो प्रबंधन की विशेषता में ये भी आता है कि मानवीय तथा भौतिक संसाधन दोनों उसमें शामिल होते हैं। इसका दायित्व काम करवाना है। प्रबंधन एक विकास की प्रक्रिया होती है। तो ये सारे क्या हो गए, प्रबंधन की विशेषता, समूह संज्ञा होती है, विकास की प्रक्रिया होती है, विज्ञान तथा कला होती है, मानवीय तथा भौतिक संसाधन दोनों इसमें शामिल होते हैं, समूह की भावना होती है, समन्वय की व्यवस्था होती है। तो ये सारी प्रबंधन की विशेषताएं हैं। अब है शैक्षिक प्रबंधन के कार्य। शैक्षिक प्रबंधन के कार्य, तो शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों को हम 8 स्टेप में देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, नियोजित करना। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, नियोजित करना। शैक्षिक प्रबंधन की प्रक्रिया का सबसे पहला कार्य क्या होता है, नियोजन करना होता है कि किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जाती है। तो प्रबंधन का सबसे पहला कार्य है नियोजित करना, कि हमें जिस उद्देश्य को प्राप्त करना है, तो पहले तो कि हमें किस उद्देश्य को प्राप्त करना है, और जिस उद्देश्य को प्राप्त करना है उसके लिए क्या की जाती है, योजना बनाई जाती है। तो सबसे पहला है नियोजित करना। सेकंड है संगठन। इसके अंतर्गत विद्यालय में उपलब्ध समस्त मानवीय तथा भौतिक साधनों को संगठित किया जाता है कि कितने व्यक्ति कार्य करेंगे और कौन कौन से भौतिक संसाधन वहां पर उपलब्ध है उन कार्यों को पूरा करने के लिए। तो इसके अंतर्गत विद्यालय में उपलब्ध समस्त मानवीय तथा भौतिक साधनों को संगठित किया जाता है जिससे कि उनका सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके। विद्यालय संगठन के माध्यम से उद्देश्यों की प्राप्ति सरलता से हो जाती है। तो विद्यालय संगठन को सर्वोत्तम बनाने के लिए संगठन में प्रत्येक संसाधनों के मध्य उचित समन्वय स्थापित करना चाहिए। विद्यालय संगठन में योग्यता व क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को कार्य तथा उत्तरदायित्व देने चाहिए। विद्यालय में छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की जानी चाहिए। तो दूसरा क्या है स्टेप, संगठन की कितने व्यक्ति हैं और हमने जो उद्देश्य निर्धारित किया है, हमारा जो उद्देश्य था, हमने जो योजना बनाई है, वो योजना किस प्रकार से इन व्यक्तियों के द्वारा और हमारे विद्यालय में कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं, तो उनके द्वारा ये योजना पूरी की जाएगी। उनको संगठित किया जाता है कि भाई इतने तो व्यक्ति होंगे और अपने पास ये संसाधन है, और उनको जब इकट्ठा करते हैं और उनको जब हम देखते हैं तो उसके साथ ये होना चाहिए कि जो भी व्यक्तियों को जिम्मेदारी मिलती है वो एक तो इक्वल होनी चाहिए, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, और दूसरा कि जो भौतिक संसाधन है उनका हम मितव्ययता से हम हमारे उद्देश्य को पूरा कर सके उन भौतिक संसाधनों के द्वारा। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि उसमें
इस प्रकार से व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि विद्यालय में क्या होता है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, हमने कल भी बताया था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो हमने जो योजना बनाई है और जो संगठन बन रहा है कि इतने साधन है और इतने व्यक्ति हैं, तो अब व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। ऐसा नहीं है कि इस प्रकार से उनको कार्य दिया जाए और भौतिक संसाधन जो भी है उनका इस प्रकार से यूज किया जाए कि बालक का सर्वांगीण विकास नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से होना चाहिए कि जितने भी साधन है, इतने हमारे पास साधन उपलब्ध है, इनके द्वारा ही इस प्रकार से योजना बनाई जाएगी कि बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। फिर थर्ड स्टेप है निर्देशन। निर्देशन के अंतर्गत क्या आता है, निर्देश देना। तो निर्देशन के अंतर्गत क्या होगा कि किस व्यक्ति को कौन सा कार्य करना है, यह आता है निर्देशन के अंतर्गत कि कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य पूरा करेगा। तो निर्देशन के अंतर्गत 3 तत्वों को महत्व प्रदान किया जाता है, कार्य के प्रति निर्णय लेना, कार्य के प्रति निर्णय लेना अर्थात कौन सा कार्य करना है, निर्णयों को घोषित करना तथा निर्णयों को व्यवहार में लाना अर्थात किस कार्य को कब और किस प्रकार से करना है। तो निर्देशन के अंतर्गत कौन कौन सी बातें होती हैं कि निर्णय लेना, कौन सा कार्य करना है, निर्णय को घोषित करना, निर्णय लेना हमारे की मन के अंदर कि भाई किसको कौन सा कार्य सौंपा जाएगा, कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा, निर्णय लेना, निर्णय को घोषित करना तथा उसके बाद में कि कब कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा, निर्णय को व्यवहार में लाना। तो निर्णय लेना, निर्णय को घोषित करना तथा निर्णय को व्यवहार में लाना कि सामने वाले को बताकर कि कब कौन सा कार्य आपको करना है। तो तीसरा स्टेप था निर्देशन। फोर्थ है समन्वय। समन्वय के अंतर्गत आता है कि विभिन्न संसाधनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। समन्वय का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब कि जो भी संसाधन है और जो भी व्यक्ति हैं उनमें आपस में समन्वय स्थापित करना। तो विभिन्न संसाधनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना इसके अंतर्गत आता है। विद्यालय में प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं प्रबंधक का आपस में सामंजस्य अच्छा होगा तो ही विद्यालय की छवि उपयुक्त होगी। कि विद्यालय में प्रधानाचार्य, शिक्षक, प्रिंसिपल, टीचर और जो प्रबंध तंत्र है उनके मध्य आपस में यदि कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो ही विद्यालय की छवि है वो अच्छी बन पाएगी। क्यों विद्यालय की छवि अच्छी कब बनेगी, विद्यालय की छवि अच्छी तब बनेगी जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने योजना बनाई है वो अच्छे से पूरी सफल कब होगी, जब वो कार्य अच्छे से होंगे और उद्देश्यों की प्राप्ति अच्छे से हमें प्राप्त हो जाएगी। और उद्देश्यों की प्राप्ति हमें कब होगी, तब जब सब में आपस में कोऑर्डिनेशन होगा। यदि टीचर्स में, प्रिंसिपल में और प्रबंध तंत्र में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, किसको कौन सा कार्य बताया जा रहा है, सब अपनी मर्जी से यदि कार्य कर रहे हैं और कोई योजना का निर्माण नहीं हुआ है और अगर निर्माण हुआ है तो उस योजना के अकॉर्डिंग अगर सही ढंग से कार्य नहीं किया जा रहा है तो क्या होगा, समय पर वो कार्य पूरे नहीं होंगे। जिन उद्देश्यों के लिए हम वो कार्य कर रहे हैं वो उद्देश्य हमें प्राप्त नहीं होंगे। तो ऑटोमेटिकली विद्यालय की छवि अच्छी नहीं होगी कि वहां पर व्यवस्था सही ढंग से नहीं है। तो सब में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और सब में आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे, कोऑर्डिनेशन
स्थापित हो, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता व क्षमता के अनुसार कार्य देना चाहिए ताकि वह अपना कार्य अच्छे ढंग से पूरा कर सके। यदि हम उसकी योग्यता और क्षमता से ज्यादा उसको कार्य दे रहे हैं तो वह अपना कार्य सही ढंग से पूरा नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला ये होता है कि जब हम व्यक्तियों के लिए कार्य का चुनाव करते हैं तो क्या किया जाना चाहिए, उनको उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य दिया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के मन में ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रबंधन की विशेषता में ये हमने बताया था कि उनमें सद्भावना होनी चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए। तो सद्भावना के अंतर्गत ये आता है कि आपस में ऊंच नीच की भावना या समानता का विजय उनमें नहीं होना चाहिए, सभी को आपस में एक दूसरे को इक्वल समझना चाहिए। कार्य विभाजन में प्रत्येक व्यक्ति पर कार्य का भार समान रूप से होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई पार्शियलिटी नहीं की जानी चाहिए कि ये तो मेरा कोई रिलेटिव यहाँ पर काम कर रहा है तो मैं इससे काम कम दूंगा और कोई बाहर का व्यक्ति है तो उनको काम ज्यादा दिया जाएगा, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। सभी पर जो भी वर्कलोड है उसका इक्वल भार होना चाहिए। फिर है नियंत्रण। फिफ्थ स्टेप है नियंत्रण। कार्य उनको दिया जाता है लेकिन नियंत्रण भी होता है। कल भी हमने प्रशासन में भी पढ़ा था नियंत्रण। तो इस कार्य के अंतर्गत योजना के संपूर्ण अंगों पर नियंत्रण किया जाता है, क्योंकि नियंत्रण के अभाव में क्या होगा, योजना अच्छे से क्रियान्वित नहीं होगी और जो उद्देश्य हमें प्राप्त करने हैं वह सही ढंग से या पूरे अच्छे तरीके से हम उन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नियंत्रण किस प्रकार का कि हमने पहले ही बताया है कि व्यक्ति मानवीय संसाधन और मानवीय और भौतिक दो प्रकार के संसाधन हैं। तो जो व्यक्ति काम कर रहे हैं नियंत्रण की उनको इतना काम दिया गया है, उनको वो कार्य पूरा करना है और वो कार्य जिन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हमने वो कार्य निर्धारित किया गया था, जिन भौतिक संसाधनों के रहते कि इतने भौतिक संसाधन है और इस सीमा में हमको ये कार्य पूरा करना है, तो उस वो नियंत्रण होता है कि उसी के अंदर उनको वो कार्य पूरा करना है। तो नियंत्रण भी होना चाहिए, क्योंकि पहले से पूर्व निर्धारित प्रबंधन में क्या होगा कि वर्तमान में कुछ नहीं होगा, पूर्व निर्धारित है कि ये है और इसके साथ पहले से निर्धारित है कि इस क्लासरूम में हमको 50 बच्चे बिठाने हैं, इसमें हमको 100 की व्यवस्था करनी है, हमको इसमें 20 की व्यवस्था करनी है, पूर्व निर्धारित है। 20 बेंचें लगा दी गई, तो जब स्टूडेंट्स आएंगे तो 20 स्टूडेंट्स को हमको उस क्लासरूम में बिठाना है, हमको इतने समय में इतना सिलेबस पूरा करवाना है। तो ये क्या है, पूर्व निर्धारित ही हुआ। तो नियंत्रण हुआ ना कि भाई ये क्लासरूम है और इसमें 20 ही बच्चे बिठाने हैं, ये पूर्व निर्धारित है, इतने समय में इतना काम हमको करना है, इस समय में ये एक्टिविटी करवानी है। पहले से ही टाइम टेबल होता है कि इस बार को ये पीरियड लगेगा, योगा होगा या अदर एक्टिविटीज होंगी, सुबह असेंबली होगी, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, उसी में आता है। तो पूर्व निर्धारित योजना होती है तो नियंत्रण होता है। लेकिन नियंत्रण के साथ साथ क्या होता है, नियंत्रण जब होता है तो नियंत्रण के साथ ये होना चाहिए कि जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उन व्यक्तियों को ये कभी भी नहीं लगना चाहिए कि उनके ऊपर कोई पाबंदी है या उनको बंदिश में रखा जा रहा है, नहीं तो वह अपने कार्य को अच्छे तरीके से पूरा नहीं कर पाएंगे और कार्य क्षमता है तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। तो नियंत्रण करते समय किसी भी कर्मचारी को यह अनुभव नहीं होना चाहिए कि उसको अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। नियंत्रण के समय हमेशा कर्मचारी को क्या अनुभव होना चाहिए कि अगर उसको कोई दिक्कत आएगी तो उसको हेल्प मिल जाएगी, सहायता मिल जाएगी, उसको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, टॉर्चर नहीं किया जाएगा। नियंत्रण में व्यक्ति को उसकी त्रुटियों का एहसास कराते हुए सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि कार्य करते समय यदि किसी से कोई गलती हो जाती है या सही ढंग से वो कार्य नहीं हो पा रहा है
तो उसकी कमी बताते हुए सुधारात्मक तरीके से उन्हें बताना चाहिए कि ये काम गलत हो गया है, या सही ढंग से प्रॉपर वे में ये नहीं हो पाया है, तो आप इस तरीके से इसको कार्य को पूरा करना है। तो यह था नियंत्रण। फिर है मूल्यांकन। मूल्यांकन हर चीज का होता है, तभी पता चलता है कि सफल हुए हैं या नहीं हुए हैं। यदि मूल्यांकन नहीं होगा तो नहीं पता चलेगा कि हम सफल हुए हैं या नहीं सफल हुए हैं, असफल हुए हैं। इसके अंतर्गत योजना की सफलता व असफलता का मूल्यांकन किया जाता है। योजना का निर्माण जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया है उस उद्देश्य की प्राप्ति होती है तो मान लिया जाता है कि सफल हुए हैं, और जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमने योजना का निर्माण किया था यदि उन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होती है तो क्या होगा कि हम असफल हो गए हैं। पुनः हमें इस चीजों का सुधार करने की जरूरत है। ये इसमें जो है वो कारण है, तो उसमें हमें सुधार करके ये वापस ये योजना बनानी चाहिए। तो विद्यालय प्रशासन की सफलता एवं असफलता का मूल्यांकन किसी दूसरे व्यक्ति से कराना चाहिए जिससे कि पक्षपात की संभावना नहीं हो, क्योंकि कोई बाहर का व्यक्ति होगा तो वह बता सकता है कि ये सही है या नहीं है। मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी होनी चाहिए, विश्वसनीयता निहित होनी चाहिए। फिर है निर्णय लेना। 7th स्टेप है निर्णय लेना। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन में निर्णय लेने की प्रक्रिया सबसे इम्पोर्टेंट होती है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारी हो, प्रधानाध्यापक हो या शिक्षक हो, सभी की कार्य कुशलता उनकी निर्णय क्षमता पर निर्भर करती है। यदि निर्णय क्षमता अच्छी होगी तो कार्य कुशलता भी अच्छी होगी, वह अपने कार्य को अच्छे से पूरा कर सकते हैं। यदि निर्णय लेने की क्षमता अच्छी नहीं होगी तो उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा और वह अपने कार्य को भी अच्छे ढंग से पूरा नहीं कर पाएंगे। तो चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, उनकी निर्णय लेने की क्षमता पर निर्भर करती है क्या, उनकी कार्य कुशलता। तो शिक्षा प्रशासन के व्यक्तियों द्वारा आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं तभी शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। शिक्षा प्रशासन के पश्चात विद्यालय स्तर पर शिक्षा व्यवस्था की उचित देखभाल का उत्तरदायित्व तो प्रिंसिपल का होता है। प्रधानाचार्य उनकी विद्यालय व्यवस्था के लिए विभिन्न निर्णय लेते हैं। पहले प्रशासनिक अधिकारी निर्णय लेते हैं, फिर जो प्रधानाचार्य होते हैं वो स्कूल में निर्णय लेते हैं कि ये टीचर हैं, इतने ये यहाँ पर संसाधन है, इतने स्टूडेंट्स आएंगे और किस प्रकार से पूरे वर्ष भर में कौन कौन से कार्य किस तरीके से पूरे करवाए जाने हैं। उसके बाद में निर्णय लेने किसका होता है, टीचर का होता है कि मेरे ये कार्य है और मुझे किस तरीके से कितने समय में किस विधि के द्वारा ये कार्य पूरे करने हैं। तो निर्णय लेना, तो किसी भी कार्य कुशलता के लिए, किसी भी कार्य को अच्छे ढंग से पूरा करने के लिए किसकी जरूरत होती है, अच्छी निर्णय क्षमता की जरूरत होती है, तब वह कार्य अच्छे से सफल हो पाता है। यदि निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी तो हम कार्य को अच्छे से पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सोचें पूरा, हमें खुद में आत्मविश्वास ही नहीं होगा। निर्णय लेना यानी कि उनमें खुद में आत्मविश्वास के साथ वो सोचेंगे कि मुझे ये कार्य पूरा करना है। अब ये नहीं पता कि मुझे कौन सा कार्य करना है, मैं किस प्रकार से इस कार्य को करूँगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो हम क्या अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो निर्णय लेने की क्षमता कार्य कुशलता पर प्रभाव पड़ता है। तो पहले होता है प्रशासनिक अधिकारी, फिर होते हैं प्रिंसिपल, फिर होते हैं टीचर की हमें किस विधि से किस तरीके से हमको ये कार्य पूरा करवाना है। फिर है वित्त व्यवस्था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्त व्यवस्था कि ये तो सबसे जरूरी है, जब यही नहीं होगा तो काम कैसे पूरा हो पाएगा।
विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं प्रबंध समिति में वित्तीय प्रबंधन की योग्यता होती है, उस विद्यालय की छवि कैसी होगी, अच्छी होगी या खराब होगी? उस विद्यालय की छवि है वो अच्छी होगी। तथा शिक्षा के लिए निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में वह विद्यालय छात्रों को उपयुक्त वातावरण प्रदान करेगा। अतः सभी विद्यालयों में कुशल वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता होती है। वित्तीय व्यवस्था, वित्त व्यवस्था की धन की व्यवस्था किस प्रकार से करनी है, किस किस चीज पर किस तरीके से कितना धन कहाँ पर हमको लगाना है। यदि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही ढंग से होगा तो सारी व्यवस्थाएं वो हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं और हमारी योजनाएं सुचारू रूप से पूरी हो सकती है, चल सकती है। यदि वित्त व्यवस्था गड़बड़ होगी, अच्छा राजा किसको माना जाता है? अच्छा राजा माना जाता है जो अपनी प्रजा के लिए अच्छे से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है धन के द्वारा, कि उनको जिस चीज की जरूरत है वह उन्हें उपलब्ध करवाता है। उसी प्रकार से विद्यालय होता है कि विद्यालय का उद्देश्य, विद्यालय का उद्देश्य क्या होता है हमारा? शिक्षा देना, बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो उसके लिए किस प्रकार से पूरे धन की व्यवस्था करनी है, कहाँ कहाँ हमको वह धन खर्च करना है, किस तरीके से करना है, उसकी पूरी व्यवस्था यदि अच्छे ढंग से होगी तो हम हमारे उद्देश्यों को अच्छे ढंग से पूरा कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। हमारी योजना जो हमने निर्माण की थी वह हमारी योजना है वो पूरी हो सकती है। तो ये था प्रबंधन के कार्य। सबसे पहले होता है योजना का निर्माण करना, फिर संगठन निर्देश दिया जाता है, आपस में कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है, नियंत्रण होता है, फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है, फिर निर्णय लिया जाता है और वित्त व्यवस्था आती है लास्ट में। तो ये था शैक्षिक प्रबंधन। अब है प्रबंधन का महत्व। महत्व, प्रबंधन का महत्व इसलिए है क्योंकि कोई भी योजना या कोई भी उद्देश्य है वह अच्छे तरीके से हमारे उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी योजना है वह हम बनाते हैं वह पूरी अच्छे ढंग से वो हम हमारे लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, उद्देश्यों को प्राप्त कर सके सही तरीके से, सही समय पर। तो उसके लिए प्रबंधन हमेशा जरूरी होता है, नहीं तो कोई भी व्यवस्था है वह सुचारू रूप से सही ढंग से नहीं चल सकती है। तो प्रबंधन का महत्व आता है, उसके अंतर्गत आता है कि कार्य को संगठित करने में महत्व है, कार्य को संगठित करने में, कार्य को संगठित करने में कि कौन कौन से कार्य करने हैं, किस प्रकार से करने हैं, जिससे कि हम विद्यालय का स्तर या हमारे विद्यालय का स्तर है वो उच्च हो। क्योंकि पहले से यदि निर्धारण नहीं होगा तो विद्यालय का स्तर उच्च नहीं होगा। मानवीय तथा भौतिक संसाधनों में समन्वय, मानवीय तथा भौतिक संसाधनों में समन्वय, क्योंकि इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इनमें आपस में समन्वय स्थापित करेंगे तभी हमारी योजना है वह सही ढंग से पूरी हो पाएगी। नियोजन होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। नियोजन और नियंत्रण में महत्व होता है, क्योंकि नियोजन कब होगा, नियंत्रण कब होगा, जब प्रबंधन होगा। वातावरण को संतुलित, प्रबंधन के द्वारा किसी भी संस्था के वातावरण को शुद्ध और संतुलित रखा जा सकता है, क्योंकि संतुलन अपने आप हो जाएगा कि पहले से योजना है, इतने व्यक्ति हैं, इतने संसाधन है और ये कार्य है और ये उद्देश्य है और इनको पूरा करना है, पूर्व नियोजित होता है। तो वातावरण कैसा रहेगा,
अच्छा रहेगा, वातावरण में संतुलन बना रहेगा। संस्था की गुणवत्ता में सहायक होता है, क्योंकि प्रबंधन जब होगा तभी संस्था की गुणवत्ता है वह उच्च होगी। विदाउट प्रबंधन के नहीं होगी, क्योंकि कोई योजना ही नहीं होगी तो हमारे कोई लक्ष्य या उद्देश्यों को हम किस प्रकार से पूरा करेंगे, ऐसी कोई योजना निर्धारित नहीं होगी तो सही ढंग से वह कार्य नहीं हो पाएगा और गुणवत्ता है वह अपने आप नीचे चली जाएगी, गुणवत्ता का स्तर उच्च नहीं होगा। प्रबंधन एक सतत क्रिया होती है, मानवीय संबंधों में सहायक होती है, विकास की दिशा में निर्देशक होता है, लक्ष्य निर्धारित होता है, चिंतन तथा अध्ययन में महत्व होता है। क्योंकि चिंतन और अध्ययन होता है ना, पहले चिंतन ही करते हैं कि किस प्रकार से हमें ये योजना बनानी है और इन उद्देश्यों को प्राप्त करना है, उसके बारे में पहले चिंतन मनन किया जाता है। तो ये था शैक्षिक प्रबंधन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।